नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एनसीईआरटी आपको 8 क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, सभी संसाधनों का हमेशा एक आर्थिक मूल होता है। दो में, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। सही कथन का चयन करना। सही कथन का चयन करने का रहा है तो आपको केवल दो होगा। दो में है, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। मूल का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल होता है लेकिन एक मनोरस भूदृश्य का आर्थिक मूल नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पेटेंट इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। कुछ संसाधन जैसे दादी माँ के घरेलू नुस्खे आज भी वाणिज्य मूल नहीं है, लेकिन यदि पेटेंट करा लिया जाए तो आर्थिक मूल से मूलवान हो जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, केवल प्रौद्योगिकी ही वे कारक है जो पदार्थ के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दो में, संसाधन को केवल दो प्रकार के वर्गीकृत किया गया। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ना तो एक और ना ही दो। समानता संसाधन प्रकृति, मानव निर्मित और मानव से वर्गीकृत किया गया है। आपको कहता है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों को रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार के बहुत से अनखोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन है। तो कहता कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 3 होगा, निम्नलिखित में सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत नहीं है, इसको हम देखेंगे। आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के अधिकतम करना, ये आपका सतत विकास सिद्धांत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन को अधिकतम करना, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकतम करना, ये आपका सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता है, संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, वास्तविक संसाधन का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। दो में है, संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आपको कौन सा कथन सही है? कथन सही है तो आपका केवल दो कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संभावित संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। वास्तविक संसाधन है जिसका मात्र ज्ञान और जिसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। एजेंडा 21 वह घोषणा पत्र है जिस पर 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने विश्व नेताओं के हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। दो में, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। तीन में, यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? तो आपको 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मिले थे। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को तत्कालीन समस्याओं को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, कथन पर विचार करें। एक में, समान संसाधनों को प्रकृति और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है।
दो में तीव्र ढालों मृदा अपरदन रोकने हेतु समुच्च रेखीय जुताई, बाहरी ढालों मृदा अपरदन रोकने की वैदिक फॉर्म पद्धति और कृषि का सबसे उपयुक्त उपाय है। सही कथन को चुनना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ना तो एक और ना ही दो होगा। समानता संसाधनों और प्राकृतिक मानव निर्मित मानव के वर्गीकृत किया गया है, इसलिए आपको सही है ना, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, मृदा परिच्छेदिका के स्तरों के ऊपर से नीचे के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको व्यवस्थित करने का रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ए में ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, 2 में बालू गाद और क्ले के साथ ऊपरी मृदा, 3 में अपक्षीय चट्टानी पदार्थ और 4 में जनक चट्टानें। इसका राइट है 1 2 3 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 9 है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो आपको वनस्पति आवरण की वृद्धि करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, आपको प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में पृथ्वी का आवरण जल केवल 2.7% है। 2 में है लवण जल का लगभग 30% भाग बर्फ के चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है तो राइट आंसर होगा केवल 1। यह पृथ्वी का लवण जल केवल 2.7%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं है। मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? तो आपको ढाल का उचावच। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा विधि तीव्र ढाल और मृदा अपरदन की रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन उपयुक्त है? तो आपको वेदिका कृषि। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह सफल फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 है, मृदा संरक्षण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए रक्षक मेखला का उपयोग किया जाता है। 2 में जल की प्रवाह कम करने के लिए अवनलिकाओं का निर्माण रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? आपको 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है, तो नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मृदा निर्माण का मुख्य कारक जनक साइब के स्वरूप और जल वायविक कारक है। मृदा निर्माण के अनकारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है तो आपको अतिचारण नहीं है। अतिचारण वह स्थिति है जब किसी भूमि पर पशु आवश्यकता से अधिक चरते हैं। इसमें घास और मिट्टी दोनों को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है शीत ध्रुवीय प्रदेश, टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। 2 में है ब्रह्म कमल लैक्टस प्रदान करने वाली वनस्पति है। असत कथन का चयन करना है तो इसका राइट आंसर केवल 2, ब्रह्म कमल लैक्टस प्रदान करने वाली वनस्पति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शीत ध्रुवीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश मास और लाइकेन सम्मिलित है। ब्रह्म कमल हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध औषधि वनस्पति है। यह उत्तराखंड राज पुष्प भी है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, कथनों पर विचार करें। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन और इबुप्रोफिन जैसे पीड़ानाशक दवाइयां जिम्मेवार है। 2 में विश्व की वनस्पति का मुख्य प्रकारों में 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन घास और टुंड्रा। वन घास स्थल एवं टुंड्रा को। तो असत कथन को बताना है तो असत कथन हो जाएगा केवल 2। विश्व की वनस्पति मुख्य कारकों में 3 वर्गों में रखा जा सकता है। भारत में उपमहाद्वीप जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन और इबुप्रोफिन जैसे पीड़कनाशी से
विरक्तनाशी से किया जाता है, उसके अपमर्जक उपरांत गिद्ध की किडनी खराब होने से मर गए। पशुओं और औषधियों का उपयोग करने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षित स्थानों पर गिद्ध का प्रजनन का प्रयास किया जा रहा है। वनस्पति में वृद्धि मुख्य रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकारों में 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास, स्थल और गुल्म और टुंड्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 18 है CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है CITES का विस्तार। तो CITES का द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉन इन फ्लोरा। 2 में है CITES का मुख्य उद्देश्य वन प्रणाली पौधे के नमूनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके जीवन को रक्षा करना। सही कथन कौन है? तो राइट आंसर आपका बी होगा। आपका CITES का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को रक्षा करना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। प्रश्न संख्या 90 है वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्तमान में भविष्य और पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों और परिस्थिति को एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। मृदा और भू संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मृदा परिच्छेदिका के ऊपर तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टान पदार्थ होता है। 2 में भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है। सही कथन का बताना है। तो सही कथन हो जाएगा केवल वन है। मृदा परिच्छेदिका के ऊपर तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टान पदार्थ का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। 2 में है वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। 3 में उच्चावच तुंगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। सत कथन का चयन करना है आपको। तो आपको हो जाएगा 2 और 3 आपका सत्य है। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। जल की उपलब्धता और संरक्षण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। एक में है सौराष्ट्र क्षेत्र अमरेली जिला भूमिगत आर्टिसियन कुओं की अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से जल संकट को पूरी तरह से हल कर लेता है। 2 में वर्षा जल का संचय वह प्रक्रिया है जिसमें छतों की वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां उसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। 3 में औसतन वर्षा जल संचय के लिए एक जल चक्र का उपयोग कर 8000 लीटर तक पानी बचाया जा सकता है। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। जैव विविधता या जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ क्या है? जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ क्या है? तो आपको क्या है? तो आपको पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उसमें आपसी संबंध और पर्यावरण के साथ उसके संबंध को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको जैविक विविधता और जैव विविधता दुनिया में पौधे और जानवरों की प्रजातियों की विविधता, ये प्रजातियां उस तंत्र के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है जिससे वे रहती है। इसलिए जैव विविधता का तात्पर्य जीवों की विविधता के साथ साथ उसके आपसी संबंधों और पर्यावरण के साथ उसके संबंध से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है भूमि उपयोग के पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भूमि उपयोग का निर्धारण भौतिक मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। 2 में भौतिक कारक और स्थलाकृति मिट्टी जलवायु खनिज और जल की उपलब्धता शामिल है। 3 में मानवीय कारकों में केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भूमि का उपयोग भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति मिट्टी जलवायु खनिज और पानी की उपलब्धता तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या प्रौद्योगिकी दोनों द्वारा निर्धारित है। इसमें मानवीय कारकों के रूप में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया गया है लेकिन विशेष अर्थ में केवल इन्हीं का नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित में मिट्टी के प्रकारों और उसके सही विशेषताओं को मिलान करें। आपको मिलान करना है।
तो मिलान करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा बहुत उपजाऊ मिट्टी है, सी हो जाएगा। फिर काली मिट्टी, तो काली मिट्टी 1 हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर है लेटराइट मिट्टी, 3 में लेटराइट मिट्टी का हो जाएगा आपको उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और 4 में है लाल मिट्टी, तो इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में लैटिन शब्द एगर अर्थ मृदा होता है। 2 में विनिर्माण का प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। असत कथन का चयन करना, असत कथन का चयन करना है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको असत्य कौन है, तो राइट आंसर 2 विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, ये असत्य। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 देखेंगे, कहता है कृषि के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में जैविक कृषि का तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद प्राकृतिक प्रकनाशी का प्रयोग से है। 2 में हस्तांतरित कृषि गहन निर्माण और कृषि का उदाहरण है। आपको सत कथन कौन है, तो सत कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर केवल 1, जैविक कृषि का तात्पर्य रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक प्रकनाशी का प्रयोग से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि का रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक प्रकनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 है, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है लैटिन शब्द एंगर या एग्री जिसका अर्थ कृषि होता है। 2 में प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध केवल प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है। सही कथन कौन सा है, तो सही कथन पूछा कौन सा है, तो ना तो 1 और ना ही 2। एग्रीकल्चर शब्द आपको सही कथन है, तो आपको ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एग्रीकल्चर आपको शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द या एग्री जिसका अर्थ मृदा, कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृत्रिम मत्स्य संग्रह अच्छे उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों का उगना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आपको हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, डेयरी फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेयरी फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास जाती है। 2 में यह किसान दूध विक्रेताओं व्यापारियों को रोजगार प्रदान करती है। 3 में डेयरी पशुओं को केवल कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 2, आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास की जाती है। या किसान दूध बेचने वाले दूध प्रोसेसिंग उद्योग और पशु आहार के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है। कौन सा कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है, तो आपको फसल चक्र का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फसल चक्र का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना। बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना इसे फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। रेशेदार फसलों और नकदी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। 2 में रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। 3 में चाय, कॉफी और गन्ना खाद्य फसलों का उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है, गलत पूछा गया था, आपको गलत है, तो इसका राइट आंसर बी, केवल 3 चाय, कॉफी, गन्ना खाद्य फसलों का उदाहरण है, आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चाय, कॉफी, गन्ना नकदी फसलों का उदाहरण है। आपको चाय, कॉफी, गन्ना नकदी फसलें ना कि खाद्य फसलें। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल उगाने और पशुपालन का सही ढंग से जोड़ती है, तो आपको जोड़ती है, तो आपका ऑप्शन इस प्रकार इसका होगा मिश्रित खेती। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मिश्रित खेती में जमीन का उपयोग भोजन और चारे वाली फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह बात मिश्रित खेती, बागानी कृषि, बागवानी और हस्तांतरित कृषि से
अलग बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप विशेष रूप से कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। दो में भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। सही कथन कौन सा है? तो सही कथन पूछा है तो आपको ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे मुख्य औद्योगिक, तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पत्तनों के समीप विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। जबकि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1984। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न संख्या 35 देखें, निम्न कौन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? निम्न में से किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? 1 में सूचना प्रौद्योगिकी, 2 में स्वास्थ्य सेवा, 3 में आतिथ्य और 4 में है ज्ञान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु को कम तपाकर निष्कासित किया जाता है। 2 में जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी भी था। सही कथन कौन सा है? आपको सही कथन केवल 2 है, जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, लौह इस्पात उद्योग एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। 1 में लौह अयस्क, 2 में कोयला, 3 में चूना पत्थर और 4 में बॉक्साइट। कूट के सहायता से आपको चुनना है, तो आपको केवल 4 बॉक्साइट, आपको लौह इस्पात में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका केवल 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, कुटीर उद्योग कुटीर और लघु स्तरीय उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार करें। 1 में कुटीर उद्योग ऐसा उत्पादक है जिन्हें लोग अपने घर में बनाते हैं। लघु स्तरीय उद्योग बड़े पैमाने पर उद्योग की तुलना में कम पूंजी और तकनीक का उपयोग करते हैं। 3 में कुटीर उद्योग आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों में भारी मशीनों से जुड़े होते हैं। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आपको राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर 1 और 2 आपका होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कुटीर उद्योग ऐसे उत्पाद है जो लोगों के अपने घरों में बनाते हैं, और लघु उद्योग छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में कम पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में उद्योग को स्थान को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, ऊर्जा, पूंजी, परिवहन, बाजार है। 2 में प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग और परिवहन की सुविधाओं को दूर स्थापित किया जाता है। 3 में औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आपको 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। उद्योग की स्थिति प्रभावित करने वाले कच्चे माल और जमीन, पानी, श्रम, बिजली, पूंजी, परिवहन, बाजार की उपलब्धता, औद्योगिकरण अक्सर शहरीकरण की ओर ले जाती है, और उद्योग आमतौर पर परिवहन सुविधाओं को दूर करने के बजाय उसके पास स्थित होना पसंद करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, कथा वे उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते कहलाते हैं। वे उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जो उद्योग उपभोक्ता द्वारा सीधे इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बनाते हैं उसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न के संबंध में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो आपको वन आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उपयोग करके उत्पादन करना, ये आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वन आधारित उद्योग वन उत्पादों के बीच कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उत्पादन करने वाला उद्योग कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY की शुरुआत 2014 में की गई थी। 2 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन कौन है? आपका राइट आंसर 1 और 2 है, दोनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
KVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभवतः मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग कौशल और योग्यता प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। या अप्रवास उत्प्रवास से जनसंख्या के कोई परिवर्तन नहीं होता है। कूट के सहायता से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। 2 में कार्यरत आयु 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों को दर्शाता है। सही कथन क्या है? तो सही कथन आपको केवल 1 है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग को विभाजित उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या आपको प्रतिशत इन वर्गों के प्रत्येक वर्ग पुरुष और स्त्रियों को विभाजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, कहता जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। प्राकृतिक अभिवृद्धि से है तो अब किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। 46 है, आपको टिस्को की शुरुआत की गई थी। टिस्को की शुरुआत कब किया गया? तो आपको 1907 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। 3 में तीव्र ढाल वाले मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त है। 3 में सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? आपको केवल 2 जो है आपको तीव्र ढाल वाले मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या पिरामिड का एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। तो आपको कौन दर्शाता है? तो एक ऐसे पिरामिड जिसका आधार चौड़ा हो और आकार आयताकार हो दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको जापान जैसे देशों में कम जन्म के कारण पिरामिड का आधार संकरा होता है। मृत्यु दर कमी के कारण लोग भी अधिक उम्र तक जीवित रह पाते हैं। आगे बताता है कि आयताकार आकार का पिरामिड एक अधिक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, जहां विभिन्न वायु समूह के लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से संतुलित होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रवासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भोजन, आश्रय, रोजगार की कमी के कारण लोग किसी क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। 2 में बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं लोगों के प्रवासन के लिए विवश करती है। 3 में बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासन के सभी को प्रभावित नहीं करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो आपको इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भोजन, आवास, रोजगार, आवास, सुरक्षा, चिकित्सा की कमी के कारण लोग किसी भी क्षेत्र के बाहर जा सकते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक जैसे आपदाएं लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तरह से लोग पृथ्वी के सतह पर फैले हुए हैं उसी रूप में जाना जाता है। जिस तरह लोग पृथ्वी के सतह पर फैले हुए हैं जाना जाता है, तो आपको जनसंख्या वितरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जिस तरह लोग पृथ्वी के सतह पर फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या सघन रूप से केंद्रित या विरल रूप में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका क्लास का सेट एनसीईआरटी क्लास 8 का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखेंगे क्लास 9 का हम एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।